गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 229 है। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 229 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ और फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। यहाँ पर कौन सा इसमें इनकरेक्ट होगा बताना है। तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के देवगढ़ में अवस्थित है और इसमें रामायण तथा महाभारत के कई मनोहरी दृश्यों का भी अंकन है। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है बताना है। असत्य कथन। देखिए दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये, ठीक है, कोई भी असत्य तो है नहीं इसमें, तो डी है इसका आंसर। तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में अवस्थित है और इसमें रामायण और महाभारत के कई मनोहरी दृश्यों का अंकन भी है और अन्य समकालीन मंदिरों से विपरीत यह मंदिर शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण है। ठीक है, यानी सपाट छत। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। एक रचना है, रचना का नाम है कथा सरित सागर। किसकी रचना है ये? कथा सरित सागर की रचना की थी किसने? सोमदेव की रचना है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, सी है इसका आंसर। तो कथा सरित सागर संस्कृत तथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। कथा सरित सागर की रचना सोमदेव ने कश्मीर नरेश अनंत की रानी सूर्यवती के मनोरंजन के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, ये एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। निम्नलिखित में से किस सागर से होकर गुजरती है ये? अरब सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर। बाल्टिक सागर से होकर गुजरती है, सी है इसका आंसर। तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो रूस और जर्मनी को जोड़ने वाले बाल्टिक सागर के नीचे से गुजरती है। और इस पाइपलाइन का जो निर्माण है वो यूक्रेन जैसे पारंपरिक पारगमन प्रणाली वाले देशों के बजाय रूस से यूरोप तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के उद्देश्य से किया गया था। और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की जो पहली लाइन है उसका निर्माण कार्य वर्ष 2011 में और इसके बाद जो दूसरी है उसका वर्ष 2012 में पूरा हुआ। तब से यह यूरोप के लिए प्राकृतिक गैस का प्रमुख स्रोत बन गई है। और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन वन की बात करें तो जल के नीचे से गुजरने वाली 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है ये, जो बाल्टिक सागर के माध्यम से पूर्वोत्तर जर्मनी के लुब्मिन को उत्तर पश्चिम यूरोप में बायबोर्ग से जोड़ती है। और जो नॉर्थ स्ट्रीम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 2 है वो रूस के लेनिनग्राद में उस्तलुगा से लुम्बिस तक विस्तृत है, लुम्बिन तक विस्तृत है। और एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद इसमें प्रतिवर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के परिवहन की क्षमता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, मतलब एक ही स्टेटमेंट है, सी है आंसर। सी में क्या? बाल्टिक सागर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? यह है रचना, यह है रचनाकार। रघुवंश, कालिदास, प्रयाग प्रशस्ति हरिशरण, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, हर्षचरित हर्षवर्धन। देखिए कंफ्यूजन बड़ा करते हैं हर्षचरित में। हर्षचरित हर्षवर्धन की नहीं बल्कि बाघ भट्ट की रचना है। कादम्बरी भी बाघ भट्ट की रचना है। बाकी पंचतंत्र के विष्णु शर्मा करेक्ट है। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति हरिशरण करेक्ट है। रघुवंशम कालिदास करेक्ट है। तो ऊपर के तीनों करेक्ट, ढूंढना इनकरेक्ट, तो डी है आंसर। तो कवि और नाटककार कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और कुमार संभवम जैसे महाकाव्यों की रचना की। कुछ भी पूछ लेता है एग्जाम में इनमें से, सबको याद रखिएगा। हरिशरण की बात करें तो हरिशरण ने प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की। और हर्षचरित और कादम्बरी ये बाण भट्ट की रचनाएं हैं। पंचतंत्र रचना है विष्णु शर्मा की। कुछ एडिशनल रचनाएं अगर और देखें हम जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। बीजक, कबीर परचाई, सखी ग्रंथ और कबीर ग्रंथावली ये कबीर की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। सूरदास की उल्लेखनीय रचनाओं की बात करें तो साहित्य लहरी, सूर सारावली और सूर सागर को याद रखिएगा।
प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, चीनी यात्री जुआन जैंग किसके शासनकाल में भारत आए थे? ये जुआन जैंग हर्षवर्धन ही है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के नाम से आएगा तो आसान हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, हर्षवर्धन लगा दोगे, सॉरी हुएन सांग के नाम से आ जाएगा तो हर्षवर्धन लगा दोगे, लेकिन जुआन जैंग इसका वास्तविक नाम था, जो भारत में हर्ष हुएन सांग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हर्षवर्धन के काल में, शासनकाल में भारत आया था ये। डी है इसका आंसर। तो जुआन जैंग 7वीं सदी के चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान, यात्री और अनुवादक थे, और भारत में हुएनसांग के रूप में प्रसिद्ध हुए वो। तो हुएनसांग ही जुआन जैंग है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। देखिए, हुएनसांग ने बौद्ध ग्रंथों की खोज की। खोज में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का भ्रमण किया। और हुएनसांग ने या जुआन जैंग ने नालंदा मठ का भी भ्रमण किया, जहां उसने बौद्ध भिक्षु सीलभद्र के साथ अध्ययन किया। इंपॉर्टेंट है जोशीमठ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड। पूछे जाने की संभावना यूपीपीसीएस में है इस बार, यूपीएससी सिविल सेवा में भी। तो पहला प्रश्न है, मतलब छठा प्रश्न है, जोशीमठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है, इनमें से कौन सा सही होगा? देखिए, जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक पहाड़ी शहर है। ठीक है, चमोली में। और यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। क्या जोशीमठ सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से भी एक है? और अगर भूकंप के जोन में पूछ ले तो जोन 4 में है, जोन 5 में? जोन 5 में स्थित है। ठीक है, यानी अति जोखिम वाला जो जोन है उसमें। बिल्कुल, यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट जोशीमठ से रिलेटेड सही हैं। डी है इसका आंसर। तो जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH7 पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। जिले का नाम याद रखिएगा, चमोली है। और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों के अलावा यह शहर बद्रीनाथ, औली, फूलों की घाटी एवं हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है। जोशीमठ सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है जोशीमठ। और जोशीमठ उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र यानी जोन 5 के अंतर्गत आता है ये। और इस शहर के माध्यम से धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों के संगम यानी विष्णु प्रयाग से एक उच्च ढाल के साथ बहती हुई धारा आती है। और यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। अन्य 3 मठों की बात करें तो द्वारका है गुजरात में, पुरी है उड़ीसा में और श्रृंगेरी है कर्नाटक में। क्लियर, इतनी चीजें इससे पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? हर वो चीज पहले इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका उत्तर है मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी। तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस मेघालय के शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। और शिलोंग में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्टार्टअप और उद्यमियों को अगली पीढ़ी के ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। देखिए, 25 जनवरी 2023 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रही? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे ही पूछ ले तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। थीम क्या रही? मेरा वोट मेरी पहचान, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, वोट का अधिकार लोकतंत्र की पहचान, या लोकतंत्र बनाए रखने के लिए वोट देने की आवश्यकता। 25 जनवरी 2023 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम या विषय की बात करो तो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यानी नथिंग लाइक वोटिंग और आई वोट फॉर श्योर।
और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से नए मतदाताओं को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना और नामांकन संबंधी सुविधा प्रदान करना और इसमें वृद्धि करना। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसको चिन्हित करने के लिए वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष देश भर में यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कौन सा दिवस? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखिए, यह युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ मतदान के अधिकार और मूल अधिकारों के संबंध में जागरूक करने का प्रयास है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस का भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देश का भविष्य उन पर निर्भर करता है जिन्हें हम चुनते हैं, जिन राजनेताओं को हम चुनते हैं। तो विकल्प बी करेक्ट है। विकल्प बी ठीक है। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सोल ऑफ स्टील चैलेंज। सोल ऑफ स्टील चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभियान का सामान्य क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान होगा और यह क्लाव ग्लोबल की एक पहल है और इसे भारतीय सेना द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। इस अभियान का सामान्य क्षेत्र उत्तराखंड का नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट है। क्लाउड ग्लोबल की पहल है और भारतीय सेना के द्वारा इसको समर्थन प्रदान किया जा रहा है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो 14 जनवरी 2023 को उत्तराखंड में सॉल ऑफ स्टील चैलेंज शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य ऊंचे स्थानों पर व्यक्ति की सहन शक्ति का परीक्षण करना है। इस अभियान का सामान्य क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और यह क्लाउड ग्लोबल की एक पहल है और इसे भारतीय सेना द्वारा समर्थन किया जा रहा है। ठीक है, क्लाउ की ये फुल फॉर्म है, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। देखिए, सॉल ऑफ स्टील की अवधारणा कौशल समूहों को संयोजित करना और चुनौतियों का निर्माण करना है, जो उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में जीवित रहने, स्थिर होने और बढ़ने की क्षमता को मजबूत करेगा। और यह यूरोप में लंबी दूरी की ट्रायथलॉन चुनौती की तर्ज पर आधारित आयरन मैन ट्रायथलॉन प्रणाली है, जो किसी व्यक्ति के धैर्य और धीरज का परीक्षण करता है और इससे जीवन कौशल प्रशिक्षण और युवाओं के विकास के अलावा उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को विश्व स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, एडवेंचर टूरिज्म को। क्वेश्चन नंबर 10 एक अभ्यारण्य ताल छापर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये ताल छापर अभ्यारण्य ये राजस्थान में है, सी है इसका आंसर। तो ताल छापर अभ्यारण्य भारतीय थार रेगिस्तान की सीमा पर है, यानी राजस्थान में। और ताल छापर भारत में देखे जाने वाले सबसे सुंदर एंटीलोप यानी ब्लैक बक का एक विशिष्ट आश्रय स्थल है और इसे वर्ष 1966 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। ताल छापर बीकानेर के पूर्वी शाही परिवार का एक शिकार अभ्यारण्य है और ताल शब्द राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? समतल भूमि। देखिए, इस अभ्यारण्य में लगभग समतल क्षेत्र और संयुक्त संकरा निम्न क्षेत्र है। इसमें विस्तृत बबूल और प्रोसोपिस के पौधों के साथ खुले और चौड़े घास के मैदान हैं, जो इसे एक विशिष्ट सवाना का रूप देते हैं। ठीक है, जो मेन सवाना कहाँ पर है? अफ्रीका में है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का एक आसन्न व्यक्ति होना चाहिए और गहन राजनीतिक संबंधों के बिना एक अलग व्यक्ति होना चाहिए, या हाल के दिनों में राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए था? ये राज्यपाल के बारे में कथन किसने कही है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, सरकरिया आयोग, या संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग। और यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है। कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो जिनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। यूपीएससी कर लेगी तो स्टेट पीसीएस कर लेगा, स्टेट पीसीएस में कुछ पूछेगा तो यूपीएससी कर लेगी। अच्छा, एक चीज़ और पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, इसको भी याद रखिएगा। राजमन्नार समिति 1969 किया, सरकारी आयोग 1983 और संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग सन 2000 में बनाया गया। यूपी पीसीएस में ये भी पूछ लेता है कौन कब का है। तो यहाँ सही उत्तर सरकारी आयोग है 1983 का, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। सरकारी आयोग की बातें हैं ये। तो सरकारी आयोग की रिपोर्ट ने राज्यपाल की नियुक्ति पर जो है निम्नलिखित सिफारिश की। देखिए, राज्यपाल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे तैनात किया जाना है।
ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री का अधिकार होना चाहिए। और राज्यपाल को गहन राजनीतिक संबंधों के बिना एक अलग व्यक्ति होना चाहिए। या हाल के दिनों में राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। और राज्यपाल को सत्तारूढ़ दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इतनी बातें कही थी सरकारी आयोग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 1983 है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, कपास की खेती कम पानी की खपत वाली होती है और इसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, कपास की खेती में सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी का क्षरण हो सकता है और जल संसाधनों का रासायनिक प्रदूषण हो सकता है। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, पहला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, तो सही बताना है, तो केवल बी है इसका आंसर। तो कपास की खेती अत्यधिक पानी की खपत करती है, ना कि कम, और सीमित जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में पानी की कमी में योगदान कर सकती है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला करेक्ट है, कपास की खेती में सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी का क्षरण हो सकता है और जल संसाधनों का रासायनिक प्रदूषण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। उच्च पेंशन विकल्प का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या है? कर्मचारी को कम से कम 20 साल की सेवा पूरी करनी चाहिए। कर्मचारियों ने पेंशन फंड में अतिरिक्त योगदान दिया होगा, या नियोक्ता ने पेंशन योग्य वेतन की अनिवार्य सीमा से अधिक पीएफ अंशदान किया होगा। उच्च पेंशन विकल्प का लाभ उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? नियोक्ता ने पेंशन योग्य वेतन की अनिवार्य सीमा से अधिक पीएफ अंशदान दिया होगा। ए है इसका आंसर। तो नियोक्ता ने पेंशन योग्य वेतन की अनिवार्य सीमा से अधिक पीएफ अंशदान दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तभी जो है उच्च पेंशन विकल्प का लाभ उठाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में बोला टिनुबू सुर्खियों में थे। कौन है ये? मलावी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नामीबिया के मशहूर वैज्ञानिक, बोत्सवाना के एथलीट, या नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति? टिनुबू, बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति हैं ये। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हाल ही में बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं और अपने प्रतिद्वंदी अतीकू अबुबकर को हराकर इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। और टिनुबू दक्षिणी योरूबा समुदाय के मुसलमान हैं। उन्हें एक दीर्घकालिक राजनीतिक किंग मेकर और नाइजीरिया के सबसे अमीर राजनेताओं के रूप में जाना जाता है। और नाइजीरिया के लोगों को उम्मीद है कि एक राष्ट्रपति के रूप में वे गरीबी और आर्थिक संकट के मुद्दों को दूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में सुर्खियों में रही गुरु डोंगमार झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यह झील सिक्किम के मंगन जिले में लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह जैन धर्म के संस्थापक गुरु पद्म संभव के नाम पर रखा गया है। इसका जो नाम है, देखिए, गुरु पद्म संभव वो जैन धर्म नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु हैं। तो गरक इनकरेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही करेक्ट है। करेक्ट बताना, तो ए है इसका आंसर। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जो है गुरु डोंगमार झील का दौरा किया। और गुरु डोंगमार झील सिक्किम के मंगन जिले में लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, तो पहला वाला करेक्ट है। और यह जो है भारत चीन सीमा के करीब स्थित है। और महान हिमालय में स्थित यह झील बौद्धों, सिखों और हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाती है। तो जैन से मतलब नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। और यह भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। इसका नाम तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु पद्म संभव के नाम पर रखा गया, ना कि जैन धर्म के संस्थापक गुरु पद्म संभव। तो दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तो पहला वाला करेक्ट है। केवल करेक्ट है तो ए है आंसर होगा इसका। तो 15 प्रश्न थे ये करंट अफेयर्स के ही। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।